प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं निराला भाई, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। लेसन बड़ा होने के नाते हम इसे 4 पार्ट में बना रहे हैं। पिछली बार हमने पहला पार्ट आपको सिखाया, आज हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं, फिर तीसरा और चौथा, ऐसे हम 4 पार्ट जो मैं आपको बताएंगे। लेसन जब मैं शुरू करता हूँ उस समय आप अपने पास अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखेंगे और वो देखेंगे, क्योंकि मैं पैराग्राफ वाइज पढ़ते जा रहा हूँ और उसकी व्याख्या भी साथ में ही कर रहा हूँ। तो आज दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम महादेवी वर्मा द्वारा बताए गए कुछ ऐसे रहस्य व्यक्तिगत बातें जो निराला जी के साथ घटा है, हम इसमें जानेंगे कि वो किस तरह से अपने व्यवहार के द्वारा लोगों की सेवा करते थे और लोगों के दुखों में कैसे सहायक बनते थे। उनकी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को जब वो खुद से बड़ा कर देते थे तो उन्हें ये नहीं पता चलता था कि वो एक सामान्य परिस्थिति में जीने वाले व्यक्ति हैं या एक महादानी। एक घटना याद करके उन्हें हंसी आ रही है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। बार बार लोग कहे कि निराला जी, आप इतने बड़े कवि हो, आप थोड़ा अच्छे से रहा करो और साफ सुथरे रहा करो। हाँ, जैसे लोग दाढ़ी बना लेते हैं, थोड़े तेल वेल बाल पे लगा लेते हैं, कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं, प्रेस करा लेते हैं उनको। लेकिन ये ऐसे कुछ भी नहीं था। देखने में इनका जो व्यक्तित्व था वो बड़ा ही सादगी भरा हुआ था। तो एक उन्हें घटना की याद आई जो आपसे हमारे बीच जो है उसको आदान प्रदान करने की कोशिश कर रही हैं। वो घटना क्या थी? संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। कहीं से 300 रुपये मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कहीं गिरे हुए मिल गए, बल्कि वो कवि थे, कवि सम्मेलन में जाते होंगे, किसी घर किसी को अच्छी रचना सुना दी, या किसी ने उनकी इस हालत को देख करके कुछ धन उपकार नहीं बल्कि सहायता हेतु दे दिया। ऐसे 300 रुपये उन्हें मिल गए और वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। फिर वो 300 रुपये को महादेवी वर्मा के पास ले आए कि अच्छा ठीक है, ये 300 रुपये आप पकड़िए और अब हमारा आप महीने भर का बजट तैयार करिए कि मुझे कैसे रहना है और कैसे जीना है, जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता। कवित्री कह रही कि उनका, हमारा तो खुद का इतना हिसाब किताब था, महादेवी वर्मा का बहुत बड़ा परिवार था और वो लोगों की सेवा भी करती थी, दान पुण्य करती थी। पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए उन्होंने अस्पताल बनवा लिए थे, फार्म हाउस जैसा बना लिया था, तो हमेशा व्यस्त रहती थी। लेकिन उनकी व्यस्तता में यह एक भी व्यस्तता आ गई कि इनका बजट बनाना निराला जी का। और क्योंकि सबसे ज़्यादा यही उनको कहती थी कि अच्छे से रहो, अच्छे से जीना सीखो, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये 300 रुपये हैं, आप इससे हमारा बजट बनाइए। वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकसी में 30 दिन बीतते रहे। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। कह रही हैं कि जहाँ जिस क्लास में सारे बच्चे फेल हो जाएं 0 अंक पा करके, अगर उसमें कोई 10 अंक पा ले तो वह अपने आप को उनसे भी श्रेष्ठ मानेगा, जबकि वो फेल है। तो महादेवी वर्मा के साथ कुछ ऐसी ही स्थिति चल रही थी जिसको लेकर के वो विचित्र ऊहापोह की स्थिति में थी। अस्तु नमक से लेकर नापित तक, हाँ नापित कहते हैं नाई को, जो बाल दाढ़ी कटवाने के लिए लोग उनके पास जाते हैं, तो नमक से लेकर नाई तक का और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुँचे, 50 रुपये चाहिए। भाई 300 रुपये में बजट बना, लेकिन अगले दिन सवेरे वो 50 रुपये मांगने लगे।
अब मांग किस लिए रहे हैं? किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है। कोई गरीब बच्चा था जो फीस नहीं भर पा रहा था, उन्हें कहीं से पता चला तो अपने महीने भर के बजट में वो 50 रुपया मांगने महादेवी वर्मा से आ गए, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। कोई बच्चा परीक्षा में नहीं बैठ पा रहा था, 50 रुपये फीस बाकी थी। यह देख करके उनका हृदय विदीर्ण हो गया। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की मां को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ गया। बता रही हैं कि महीने भर का हिसाब के लिए 300 रुपये उन्होंने दिया था, लेकिन वो 3 दिन में ही 300 रुपया लोगों की ज़रूरत के लिए उन्होंने मांग कर उन्हें दे दिया। अब स्थिति यह हुई कि अब ये सारी बातें, 1 महीने का हिसाब किताब जो भी बना पड़ा है, अब ये महादेवी वर्मा के सर पर आ गया। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य कष्ट दूर करने के लिए अंतर्ध्यान हो गईं, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे। जो साधन मात्र है वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए, ये बता रही हैं कि बड़े प्रयत्न से जो ठंडी में ओढ़ने के लिए रजाई बनवाई गई थी, कोट बनवाया गया था निराला जी के लिए, वो भी किसी ठंड में ठिठुरते हुए गरीब आदमी को उन्होंने अपना कोट दे दिया। किसी ठंड में सिकुड़ते हुए परिवार को उन्होंने अपनी रजाई तक दे डाली और ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई। तब महादेवी वर्मा जी सोचने के लिए विवश हो गई कि आखिर इनकी जो सहृदयता है, दयालुता है, दूसरों की पीड़ा को न बर्दाश्त करने की आदत है, आखिर इसका उपाय क्या है। एक और घटना बता रही हैं कि एक दूसरे कवि मैथिली शरण गुप्त जब निराला जी से मिले अतिथि बनकर, उसकी घटनाएं बता रही हैं। बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षण प्रकाश, क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पड़ा तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। अर्थात ये कवि आज के जैसे बिजली की सुविधा इन कवियों को नहीं थी। दिया और दिया में तेल डाल करके उसे जला करके ही घर की रोशनी को दूर किया जाता था और कुछ पन्नों पर जो वो लिखते थे अपनी कविताएं या साहित्य, उसके लिए मात्र यही व्यवस्था थी। वह आलोक रहित मुख, सुविधा शून्य घर, गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीदकर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। अपनी गरीब कुटिया में जब वो निराला जी गुप्त जी को लेकर आए, मैथिली शरण गुप्त जी को, तो घर की हालत देखने लायक नहीं थी। अभावों का पूरा भंडार, लेकिन जो भी घर में उनके पास था, धोती फटी हुई या चद्दर आदि, सब प्यार से स्नेह से बिछाकर और उन्होंने गुप्त जी को उस पर बिठाया आदर के साथ, और एक घड़ा खरीद लाए जिसमें गंगा जल का शुद्ध पानी, इलाहाबाद में गंगा और जमुना दोनों बहती हैं, तो वहाँ से शुद्ध पानी ला करके उन्होंने गंगा जल को उन्हें पीने आदि के लिए रखा। तारों की छाया में उन दिनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। सवेरे सवेरे रात में उन दोनों कवियों के बीच क्या बातें हुई, ये कवित्री को तो नहीं पता, लेकिन कह रही हैं कि जब उन्हें ट्रेन पर बिठा कर आए तब ये समाचार मुझे बताए कि हमारे यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी आए थे और मैंने उन्हें अभी अभी उन्हें स्टेशन पर विदा किया। ऐसे अवसरों की कमी
नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, मेरे घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावें सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलकाता था। जैसे हमारे यहाँ जब कोई गेस्ट या मेहमान आते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं बहुत, वैसे ही इतने अनुभवी कवि बच्चों जैसा प्रसन्नता उनके अंदर आ जाती थी और अतिथि की सेवा के लिए वो सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते थे। उन्होंने यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा जो अपना घर समझ कर आए हैं। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। वो भोजन भी बनाते थे, जूठे बर्तन भी मांजते थे और अतिथि देव मान करके उनकी सेवा में लीन हो जाते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार हैं जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। जैसे आज भी गांव के किसान जब उनके घर पर कोई आ जाता है तो उसकी सेवा में आवभगत में लीन हो जाते हैं, वैसे ही निराला जी शहर में भी रह करके अपने अतिथियों की